देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर अब इसकी जो चाल है धीमी होती हुई नजर आई है। और अगर आप जून 1 से 17 जून तक के यहां पर नंबर्स देखें तो 20% बिलो नॉर्मल अब यहां पर मॉनसून है। ज़्यादा जो ग्रस्त इलाके हैं वो ऑफकोर्स यहाँ पर सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट है, और साथ साथ साउथ की अगर बात करें तो केरला में भी यहाँ पर -43% के हिसाब से बारिश है। तो स्थिति चिंताजनक है। आगे जाकर किस तरह की बारिश रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोयाबीन की, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कि सोयाबीन का हब माना जाता है, यहाँ पर बारिश 54% बिलो नॉर्मल है। क्लियरली पिछले साल जैसी स्थिति होती हुई नजर आ रही है, जब हमने बारिश में एक डिले आता हुआ देखा था, बुआई में डिले था और हार्वेस्ट में भी इस वजह से डिले था। तो एज ऑफ नाउ की जो स्थिति है वहां पर नंबर्स वीक हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल करीबन 2% की तेजी के साथ साथ 6 हफ्ते के हाईज पर अब कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नजर आया है। 80 के ऊपर WTI में और 84 के ऊपर यहां पर ब्रेंट में कारोबार है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज महेश पलावत, सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर DN पाठक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने से। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि माना यह जा रहा है कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उड़द और तुअर दाल की MSP करीबन 10% तक बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की MSP में 5 से 7% का इजाफा कर सकती है। कैबिनेट एक हफ्ते में इसे मंजूरी दे सकती है, ऐसा हमारे जानकारों से सुनने को मिला है। एक डिटेल्ड खबर ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा है। असीम नमस्कार। क्लियरली इवन बिफोर नई सरकार ने यहाँ का गठन हुआ, बाजार MSP का इंतजार तो कर ही रहा था। बारिशें आ चुकी हैं, MSP के जो CACP के आंकड़े हैं वो रिकमेंडेशंस भी हमने आते हुए देखे हैं। अब आप यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर मैं इस पिछले साल की बात करूं तो दालों का उत्पादन हमें काफ़ी कम देखने को मिला, जिसकी वजह से दालों का जो दाम है वो बाजार में काफ़ी बढ़ गए। कई राज्यों में अगर मैं बात करूं तो तूर दाल 200 रुपये प्रति किलो से ऊपर मिल रही है। उड़द दाल के दाम 170 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। और हमको जो ज़्यादातर हमको इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर होना पड़ा। तो सरकार ये चाहती है कि हम इसके ऊपर, दालों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो इस बार हमको दालों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, MSP में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में इसको मंजूरी दी जा सकती है। तो एक बड़ा बूस्ट दालों के प्रोडक्शन को यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे तूर और उड़द के MSP 10% तक बढ़ सकते हैं। इस बार हमारा जो इम्पोर्ट था वो भी एडिबल ऑयल्स का, वो भी काफी बढ़ गया था। पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% तक हमको बढ़ोतरी देखने को मिली। तो सरकार वहां पर भी एक बड़ा फोकस करेगी। सोयाबीन, ग्राउंडनट और के दामों के अंदर हमको यहाँ पर 5 से 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तीसरी बात करूं पैडी की, तो पैडी की हमने इस बार काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर लिया है। तो पैडी के दामों में हमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को ना मिले, वहां पर एक मार्जिनल बढ़ोतरी 4 से 5% की हमको देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी वैसे भी बता दूं कि जून के पहले हफ्ते के अंदर MSP अनाउंस हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी से चल रहा है। खासतौर पर कि इस बार चुनाव काफी देरी से हुआ, उसकी वजह से सरकार का गठन काफी देरी से हुआ। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल देर शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नए MSP को हरी झंडी मिल सकती है। ऑल राइट, तो ऑफकोर्स बाजार की नजर इस पर होगी। बहुत शुक्रिया असीम साथ जुड़ने के लिए और उस खबर के लिए। तो कल कैबिनेट की मीटिंग रह सकती है और पहला एजेंडा यहाँ पर MSP का आने वाला है। जैसे असीम हमें बता रहे थे कि यूजुअली MSP हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता हुआ देखते हैं, क्योंकि बारिशें तब तक शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार ये ऑलमोस्ट तीसरे हफ्ते में यहाँ पर पहुंचता हुआ। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे ही पहले आना चाहेंगे और MSP पर जानना चाहेंगे। 5 से 7% सोया और सन की MSP बताई जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस तरह के इजाफे को? सन तो अपने आप बहुत कम पैदा होता है, उसके MSP बढ़ाने घटाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। सन पे कोई बहुत सारा काम भी नहीं हो रहा है कहीं पे कि उसकी उपज बढ़ाई जाए। सोयाबीन में जरूर ये क्या इंडिकेटिव है, सरकार तो खरीदी करती नहीं है। और इस साल को अगर छोड़ दें तो सोयाबीन के भाव हमेशा MSP से काफी ऊपर रहते हैं। अगर 10% बढ़ेगी तो 5,051 करीब हो जाएगी। किसान को डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन किसान को प्रोत्साहन शायद ड्यूटी बढ़ाने से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन के भाव थोड़ा ऊपर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई महीने से MSP के आसपास या उससे नीचे चल रहे हैं। तो बढ़ेगी MSP तो ठीक है, अगर सरकार थोड़ी खरीदी भी करे या कोई प्राइस डिफरेंस रिम्बर्समेंट सिस्टम लेके आए, भावांतर, तो थोड़ा ज्यादा फायदा किसान को होगा, इंडस्ट्री को भी। देखते हैं अभी व्हाट डिसीजन द गवर्नमेंट टेक्स। जी हाँ,
कल के कैबिनेट का इंतजार यहाँ पर रहेगा, किस तरह का एमएसपी यहाँ पर निकल के आता है। और जैसे आपने कहा कि सरकारी खरीद बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इंडिकेटिव प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट हम यहाँ पर ज़रूर पड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन बात अब मौसम की भी कर लेते हैं और हमारे साथ महेश पलावट जी हैं। महेश जी, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर, 20% बिलो नॉर्मल, कई इलाकों में अभी भी हीट वेव और ऑलमोस्ट जून का एंड होने के करीब है। कैसी देखते हैं आप ये स्थिति और क्या अब यहाँ पर कुछ चिंता बनती हुई देखेंगे? देखिए मनीषा, ये आपने सही कहा कि अभी चिंता वाली बात है, अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर अब ये है कि अब मानसून आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अभी तक स्टॉल हो रखा था और ये सिक्किम से आगे नहीं बढ़ रहा था। 31 मई को पहुंचा था और आज 18 जून हो गई, यानी कि 19 दिन से वहीं का वहीं है। और आपने देखा होगा कि जो साउथ गुजरात के आगे भी मानसून नहीं बढ़ा है और जो रेन डेफिसिट है वो लगातार एक हफ्ते से बढ़ता जा रहा है। 9% से 20-22% तक आ गया है। तो अब क्या होगा कि जो ईस्टर्न आर्म है मानसून की, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी और 19 या कल से और परसों से ही, यानी 19-20 तारीख से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी आज और कल अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और फिर ये जो आर्म है धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और ऐसा लग रहा है कि 27 या 28 तारीख तक जो मानसून है, वो दिल्ली तक भी पहुँच सकता है। और जो साउथ में है या यानी वेस्ट कोस्ट पे, वहां पर भी अब बारिश बढ़ने वाली है। 2 दिनों के बाद जो महाराष्ट्र का कोस्ट है, कर्नाटक, केरला का कोस्ट है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी और साउथ पेनिनसुला में भी मानसून रिवाइव करने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि गुजरात में जो हल्की-फुल्की बारिश हो रही है, वो शुरू हो जाएगी और बढ़ेगी। और जो एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ-साथ जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, वहां पर भी अगले 23 या 24 तारीख से अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि कुछ दिनों का और इंतजार है और मानसून अब रिवाइवल मोड पर आ गया है। जी। महेश जी, जिस तरह का डेफिसिट फिलहाल हम यहाँ पर जून में क्रिएट कर चुके हैं, आप वो संभालता हुआ देखते हैं? और जिस तरह से अब ला नीना की बातचीत की जा रही है, काफ़ी सारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स अब कह रहे हैं कि 60 से 70% चांसेस हैं ला नीना के जुलाई ऑनवर्ड्स। उसका कितना फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है? देखिए, उसका पूरा फ़ायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि पॉजिटिव आईओडी और ला नीना जब बन जाते हैं, तो मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है। जून का महीना जो है, वो थोड़ा-सा डेफ़िसिट में खत्म हो सकता है, रिकवरी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेफ़िसिट काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई प्री मानसून एक्टिविटी नहीं हुई, सेंट्रल इंडिया भी ड्राई है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इनिशियल सर्ज था, उसके बाद वो रुक गया। तो रिकवरी तो होगी, लेकिन पूरी रिकवरी जून के महीने में नहीं कर पाएगा। और अब न्यूट्रल कंडीशन आ रही है और जैसे-जैसे हम जुलाई में आगे बढ़ेंगे तो सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में ला नीना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड हाफ जो जुलाई का है, वो अच्छा रहने वाला है और इससे पहले ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, धीरे-धीरे बारिश तो सभी जगह पर हो जाएगी। जैसे ही मानसून पहुँचेगा मतलब कि मंथ के एंड तक ज़्यादातर भारत को कवर कर जाएगा। केवल पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो कच्छ का इलाका है गुजरात का, वो रह जाएगा और हो सकता है कि पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान को, ये पश्चिमी पंजाब को थोड़ा-सा और वेट करना पड़े। लेकिन जो रिकवरी है वो जुलाई में लग रहा है कि पूरी तरह से हो जाएगी और हो सकता है कि जुलाई एट पार खत्म हो, यानी जून और जुलाई का जो एवरेज रेनफॉल है वो जुलाई में पूरा हो जाएगा और अगस्त और सितंबर काफ़ी अच्छा बारिश देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि मानसून अक्टूबर के, मतलब मानसून तो वैसे 30 सितंबर खत्म हो जाता है, लेकिन मानसून जैसी बारिश जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ तक भी देखने को इस बार मिल जाए। जी। ओके। साथ ही महेश जी, जो कुछ अब एक एरियाज की यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6% अबव नॉर्मल एज ऑफ नाउ दिखा रहा है, लेकिन बाकी जो एरियाज हैं जैसे एमपी -50% है, गुजरात -71% है। ऑफ कोर्स यहाँ ये इलाकों में मानसून प्रोग्रेस, जैसे आपने कहा, अब होता हुआ बेहतर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। क्या इन इलाकों में भी हम देखेंगे कि एक बेहतर मानसून की प्रोग्रेस आगे जाते हुए और कब से? और दूसरी बात, जो केरला में -40% जैसा दिखाता है, उसकी भरपाई भी आप होता हुआ देखते हैं? देखिए, केरल में तो लग नहीं रहा कि मानसून पूरी तरह रिकवर कर पाएगा क्योंकि ओके। केरल का जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा है। बारिश होती रहेगी, अब पिकअप होगी बारिश, लेकिन जो झमाझम बारिश होनी चाहिए जिससे कि वो एवरेज रेनफॉल को कवर कर पाए, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, बारिश लगातार होती रहेगी लेकिन डेफिसिट बना रहेगा। उसी तरह से उत्तर पूर्वी भारत में भी मानसून की बारिश बहुत ज्यादा होती है, एवरेज रेनफॉल काफी ज्यादा है और वो भी वो रिकवरी नहीं कर पाता है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा डेफिसिट में ही रहता है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों की, तो यहाँ पर जो सरप्लस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी रीजन वाइज़ थोड़ा-सा थोड़ा चिंता बनी हुई है कि मराठवाड़ा में अच्छी बारिश है, विदर्भ में थोड़ी कम है, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी बारिश अभी कम हुई है और उत्तरी कोकण गोवा में भी कम है।
लेकिन अब ये जो है रेन डेफिसिट धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा और मध्य प्रदेश में जो मानसून अभी नहीं पहुँचा है और जैसे ही मानसून पहुँचेगा तो यहाँ पर भी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से होगी। राजस्थान के पूर्वी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है शुरुआती दौर में, अभी जो मतलब 24-25 तारीख से शुरू हो जाएगी और गुजरात के भी जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं, जैसे कि सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहाल, डांग और ये राजकोट से लेकर के अमरेली और आपका बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, पाटन और बड़ोदरा, अहमदाबाद, यहाँ तक बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो किसानों के लिए चिंता का विषय नहीं होगा, जो अगले मतलब 1 हफ्ते का इंतज़ार है, उसके बाद कई इलाकों में जहाँ पर ज़रूरी है फसलों के लिए, वो बारिश होने शुरू हो जाएगी। जी। बहुत शुक्रिया महेश जी, साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार से और क्लीन तरीके से यहाँ पर इसे पूरा समझाने के लिए भी। तो ऑफकोर्स जून में जिस तरह की डेफिशिएंसी है कम तो होगी लेकिन पूरी नहीं होगी, यानी जून पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जुलाई में यहाँ पर होप्स अच्छी खासी हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नंबर्स के लिए भी। मिस्टर पाठक, आपसे अब जानना चाहेंगे, जिस तरह से एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स -54% है, लेकिन आप सोयाबीन की जो इनिशियल सीड डिमांड है या इनिशियल सोइंग के नंबर्स हैं, उन्हें फिलहाल कैसा देखते हैं? पहले तो अगर मैं कहीं का बादशाह होता तो महेश जी को मोतियों की माला उतार के देता कि साहब ये लीजिए। जी हाँ, बहुत सुंदर कर दिया। तरीके से। क्योंकि देखिए मानसून थोड़ा लेट है। मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन उन्होंने मेरी चिंता दूर कर दी है। सोइंग थोड़ी-सी लेट हो जाएगी, जैसा उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बारिश अभी आएगी और ठीक आएगी, तो सोइंग हो जाएगी, थोड़ी-सी लेट होगी, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट होगी तो लेट हार्वेस्ट होगी। मैं तो बड़ा इससे खुश हूँ। अभी तक जो स्थिति है वो तो डेफ़िनेटली हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं नॉर्मल ईयर के मुकाबले। सोइंग का बहुत कम जैसे मध्य प्रदेश में कोई एरिया कोई कवर नहीं हुआ है, एक आध जिले में 5-7% है। महाराष्ट्र में थोड़ा वाशिम और ये हिंगोली, ये 2-4 जिलों में थोड़ी-सी सोइंग ज़्यादा है, लेकिन विदर्भ में सोइंग नहीं है, 5-7% अकोला में नहीं है, मतलब वहाँ बारिश अभी नहीं है, तो अभी तो डिलेड है सोइंग। मेरे जो अपने अपना अनुमान है वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले सोइंग या तो बराबर रहेगी, 1 आध 2% ऊपर-नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ एरिया मेज़ में जाता दिख रहा है मुझे और तुअर में भी कुछ थोड़ा-सा एरिया जा सकता है, या तुअर की जो इंटरक्रॉपिंग है, वो थोड़ी सोयाबीन से बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल एरिया में मेरे को 120 लाख हेक्टेयर जो लास्ट ईयर था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं देख रहा हूँ मैं। और अगर लानिना जैसे साहब ने बताया अभी और आगे की बारिश टाइम पे आती रहती है और अच्छी मात्रा में, तो मुझे लगता है उपज भी बहुत अच्छी रहेगी। यील्ड तो हम डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले किसी कम नंबर पे नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे या थोड़ा ज़्यादा सोयाबीन क्रॉप हमको मिल सकती है। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। हुँ। मैं अभी भी उसी हार पे अटकी हूँ। अगर आपको वो हार उनको भेजना है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आगे भेज दूँगी। लेकिन कमिंग बैक टू सी मिस्टर ऑलराइट, आई विल डू दैट। बिल्कुल। मिस्टर पाठक, अब अगर सीड अवेलेबिलिटी की बात करें, क्योंकि हम काफ़ी जैसे हेड इन दैट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, तो कॉटन में बीजों को लेकर शॉर्टेज है, बीजों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक सोए की बात है, उस तरह की कोई चिंता आप यहाँ पर बीज के लिहाज से आता हुआ नहीं देखते? सोयाबीन में इस बार रिवर्स है। इंडस्ट्री के पास बीज है, बीज कंपनियों के पास बीज है, लेकिन खरीदार की कमी है। किसान इस बार बड़ा स्मार्ट हो गया है। उन्होंने अपना बीज रखना शुरू कर दिया है और बहुत सारे बड़े-बड़े किसान जो बीज कंपनियां बन के रह गए हैं, मतलब वो अपना बीज रखते हैं, उसको साफ-सफाई करते हैं, ग्रेडिंग करके जो है दूसरे किसान को बेच देते हैं कम पैसे में। तो बीज की कोई शॉर्टेज नहीं है कहीं पे भी, ना कोई समस्या क्वालिटी की है। अगर किसी को बीज चाहिए तो मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, तो मुझसे कहे, मैं कल ही बीज भिजवा दूँगा। जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में बीज चाहिए। बीज की समस्या बिल्कुल नहीं है इस बार। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे प्राइसेस पे। और मुझे याद है मिस्टर पाठक, आप प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से चॉपीनेस, जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखे हैं, नई सरकार का गठन है, हम बहुत जल्दी बजट के ऊपर यहाँ पर काम होता हुआ भी देखेंगे। ऑयल मिशन की बात यहाँ पर हमने पिछले 2 बजट्स में लगातार आते हुए देखी हैं। आपको लगता है खाने के तेल पे और जिस तरह से सेल्फ सफिशिएंसी की बातें की जा रही हैं, कुछ यहाँ पर सुनने को मिल सकता है या कुछ रिफॉर्म्स? ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर ड्यूटी की बात तो की ही है, जो आप इसके अलावा जो आपको लगता है कि इस सेक्टर में देखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि टाइम आ गया है जब सरकार अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस को दूर करके, शेड करके कुछ एक्शन तुरंत ले। हालाँकि अभी भी 2-3 विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार को समझ में आ रहा है कि अगर ऑयल सीड पे और ऑयल पे अभी काम नहीं किया, तो वी विल लूज़ द बस और काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे तेल का इम्पोर्ट इस बार इतना बढ़ गया है और आगे बढ़ता ही रहेगा, तो ड्यूटी लगने की संभावना मुझे तो लगती है, वो कब होगी मुझे नहीं मालूम,
लेकिन जैसे अभी हमारे नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कहा कि हम तेल पे और ऑयल्स पे ध्यान देंगे, तो ड्यूटी लगने की संभावना है। ड्यूटी लगेगी तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो वो डिमांड सप्लाई का एक फैक्टर है। इस बार भी हम करीब 12-14 लाख टन सोयाबीन की क्रॉप कैरी ओवर में रखेंगे करेंगे। इम्पोर्ट भी इस बार 5-6-7 लाख टन हो चुका है ऑलरेडी। तो प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्यूटी बढ़नी चाहिए और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ड्यूटी बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें नेशनल मिशन जो पिछले 5 साल से अनाउंस हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि शायद इस बार वो अनाउंस हो ही जाए फाइनली। तो ऑयल सीड में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो और तरीके हैं और जिन पे काम होना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ओवरऑल मैं थोड़ा-सा सोचता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा, किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा और सोयाबीन या बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मिस्टर पाठक एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स पर बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो किशोर नारने होंगे हमारे साथ। नॉन एग्रो कमोडिटीज में जिस तरह की उठापटक है उस पर उनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज। किशोर नारने हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। किशोर, और सबसे पहले कच्चे तेल पे जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि 80-85 की रेंज अब यहाँ पर ब्रेंट के लिए बनती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और आने वाले महीने के लिए किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक आपने IEA का एंड ये बोथ रिपोर्ट्स हैव बीन शोइंग दैट इंक्रीमेंटल डिमांड स्ट्रेंथन होगा, स्पेशली सेकेंड हाफ में बेटर हो जाएगा। बट अभी भी इन्वेंट्री ओवरहैंग है एंड जो प्रोबेबिलिटी दैट कि थोड़ा बहुत जो इजराइल और हमास के बीच में अगर कहीं ना कहीं बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है उससे थोड़ा बहुत जो रिस्क प्रीमियम है वो रिस्क मार्केट से टेक ऑफ मतलब डिस्काउंट हो रहे हैं। सो बट एट द सेम टाइम ये पुल एंड पुश जारी रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक डिमांड स्टोरी विल प्ले मच लार्जर रोल बिकॉज स्पेशली हालांकि लास्ट 3-4 महीने से हम वी आर वरीड अबाउट द डिमांड साइड फंडामेंटल्स रादर देन एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक इंक्रीमेंटल डिमांड सेकेंड हाफ के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक जून वायदा बाई साइड पे बेटर लगता है हमको। आई थिंक 6,680 के आसपास जो बाइंग कर सकते हैं 6,785 का टारगेट के लिए। बट अगेन अगर ऑप्शन करना है तो 6,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो काफी अच्छा लग रहा है। 202 के आसपास अवेलेबल है। 250 260 तक अपसाइड जा सकता है। 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 6,600 का कॉल ऑप्शन। तो चाहे फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है, उन लिहाज से आपको खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में तो मोर सपोर्ट यहाँ पर आगे बनता हुआ। किशोर, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर में जिस तरह की अब स्थिरता हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, 2300 के नीचे भी गया, बहुत समय तक नहीं रुका, 2300 के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग बेस गोल्ड यहाँ पर बना रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मई में तो हमने चाइना सेंट्रल बैंक बाइंग भी नहीं आते हुए देखी, कुछ कंसर्न्स भी हैं मार्केट्स को, रेट कट भी शायद एक ही होगा। अब यहाँ से आगे क्या देखना है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है? चाइनीज सेंट्रल बैंक एक फ्लोर बना के रखेगा। चाइनीज सेंट्रल बैंक का बाइंग इज टेम्पररी ऑफ मेरे हिसाब से उन लोगों का एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म है और कंटिन्यू रहेगा। बट आई थिंक दे विल लुक टू एनकैश एनी डिप्स, वहां पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। एनीथिंग क्लोज टू 2200 दे विल बी एन एक्टिव बायर्स इन द मार्केट। बट आई थिंक इन्फ्लेशन इज मच मोर बिगर कंसर्न है एज ऑफ नाउ। आई थिंक जो करंट सिचुएशन है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर में एक रेट कट हो सकता है, उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में वीकनेस जारी रहना चाहिए। एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में गोल्ड 71,100 71,000 तक भी इसमें गिरावट देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे या थोड़ा भी अगर उछाला मिलता है तो वहां पे बेच के चलना चाहिए 71,000 की आसपास का टारगेट्स के लिए। एंड सिल्वर में 89,000 के ऊपर जो भी लेवल से एक बार बेच के चलना चाहिए। 88,200 88,100 का डाउन साइड है। सो दोनों में शॉर्ट टर्म वीकनेस जारी रहेगा। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है एनीथिंग क्लोज टू 67,000 68,000 गोल्ड में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट लेवल हो सकता है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग का वैल्यू बाइंग के लिए। एंड सिल्वर में कहीं ना कहीं आपको 80,000 82,000 जो लेवल्स है वो वैल्यू बाइंग का लेवल्स हो सकता है। किशोर, साथ ही साथ जो मेटल्स की रैली है थोड़ी सी थकती हुई नजर आ रही है बिकॉज मार्केट ने फॉरवर्ड डिमांड को भी फैक्टर इन कर लिया है। माइंस के नंबर्स भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो चुकी है और चीन से ऑफकोर्स जो डेटा है वो अभी भी अनइवन है। इस सेक्टर को आप कैसे देखेंगे?
आई थिंक इसमें जो ब्राइट स्पॉट है वो अभी भी कॉपर है, बट अगेन शॉर्ट टर्म में वहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। दूसरा जो है आई थिंक जिंक एक बेहतर मेटल हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 259 के आसपास में बाइंग का सलाह दे सकता हूँ। 262 263 तक भी अपसाइड है। बट आई थिंक निकल एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे वीकेस्ट मेटल्स हो सकता है। एल्यूमिनियम में आई थिंक काफी स्मेल्टिंग कैपेसिटी वापस आ गया, तो देयर इज अ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन गोइंग ऑन। लेड में बहुत सारे इन्वेंट्री बढ़ेगा, स्पेशली एलएमई इन्वेंट्रीज बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से लेड, एल्यूमिनियम एंड निकल वीकर मेटल से, जिंक एंड कॉपर बेटर ऑन द बाय साइड। तो वो पांचों मेटल्स को ऑफ कोर्स सेग्रीगेट कर दिया गया है और कॉपर और जिंक पे आपको नजर रखनी है, जहां पर खरीदारी के मौके अब भी ढूंढने को मिल सकते हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए।